हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर फर्स्ट के व्याधि क्षमता, जिसको मॉडर्न में हम इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो देखो, इम्यूनिटी के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी होती है उतने ही कम चांसेस होते हैं कोई भी आपको डिजीज होने की। ठीक है, इम्यूनिटी ज़्यादा हो रही है तो यानी डिजीज आपको कम होंगी। वैसे भी आप देख सकते हो कि आपके जो आसपास आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, पैथोजेनस होते हैं। ठीक है, जो आपके इनहेलेशन के थ्रू या फिर आपके जो खाने के थ्रू, मतलब फूड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जितने भी इन्फेक्शंस है वो सभी आपको डिजीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी क्या करती है? आपकी बॉडी में पूरे 24 घंटे काम करती रहती है। जो भी बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा होता है उसको ख़त्म करने का काम इम्यूनिटी करती है। इसी को मॉडर्न में हम व्याधि क्षमता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले हम इसका आयुर्वेदिक पार्ट भी पढ़ेंगे और इसका मॉडर्न पार्ट भी पढ़ेंगे रोग निदान के अंदर। अभी हम यहाँ पर आयुर्वेदिक पार्ट की ही बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्याधि क्षमता कहा जाता है। मतलब शरीर को कोई रोग ना हो, शरीर को कोई डिजीज ना हो, उसको रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है? व्याधि क्षमता। मतलब जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याधि क्षमता कहते हैं। तो याद रखना, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह व्याधि क्षमता कहा जाता है। व्याधि क्षमता शब्द का वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान के 28वें अध्याय विविध आश्रित पीतीय के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो इसका वर्णन चरक सूत्र स्थान 28 के अंतर्गत मिलता है। अहितकर आहार का सेवन करने वाले पुरुष में दो सदैव रोग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि सभी अपत्य आहार तुल्य दोष वाले नहीं होते। देखो, यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि अगर आप अहितकर आहार का सेवन करते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अहितकर आहार का सेवन करोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। क्योंकि जितने भी हमारे ये अपत्य आहार है वो तुल्य दोष वाले नहीं होते। इसको समझिए कैसे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मान लो किसी व्यक्ति ने अहितकर आहार का सेवन करा। ठीक है, उसकी बॉडी में वात दोष प्रकोपित है, लेकिन उसने अहितकर आहार का ऐसा सेवन करा जो पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो ये दोनों दोष तुल्य नहीं है ना। अगर मान लो कि उसकी बॉडी में वात का संचय हो रहा था, वात का प्रकोप हो रहा था, और उसने पित्त और वात को ही बढ़ाने वाला आहार का सेवन कर लिया, तो ये दोष तुल्य हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। मतलब अगर आप ऐसे अहितकर आहार का सेवन कर रहे हो लेकिन अहितकर आहार आपके जो बॉडी में जो बढ़ा हुआ दोष है उसके तुल्य नहीं है, ठीक है, तो वो आपको रोग उत्पन्न नहीं करेगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो कि आपकी वात प्रकृति है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप वात प्रकृति के द्वारा आहार का सेवन कर लेते तो वात दोष का प्रकोप हो जाता और आपको कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न हो जाता। ठीक है, लेकिन आपने अहितकर आहार में मान लो कफ वर्धक खा लिया या फिर पित्त वर्धक खा लिया, तो ये दोनों कैसे वो तुल्य नहीं है। इसलिए बताया गया है कि अगर ऐसा नहीं है कि आप अहितकर आहार का सेवन कर लोगे तो आपको रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि जो अपत्य आहार होता है वो तुल्य दोष वाला नहीं होता है, अगर उससे आपको अहितकर आहार से रोग नहीं हो रहा है तो। देन उसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, व्याधि क्षमता को दो बताया गया, एक व्याधि बल विरोधी, एक व्याधि उत्पादक प्रतिबंधक। जैसे हम मॉडर्न में इम्यूनिटी को हम जानते थे कि एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होती है इनिशिएट या नेचुरल या कॉन्जेनाइटल। मतलब कि एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसको आप अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हो, और एक ऐसी होती है जो पहले से ही आपको मिलती है नेचुरली, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन और सेलुलर बैरियर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसे युक्तिकृत बल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आप अपनी युक्ति से आप अच्छा आहार विहार खा रहे हो, ठीक है, इसकी वजह से बढ़ रही है। ठीक है, या व्याधि क्षमता पौष्टिक आहार विहार की वजह से, अच्छा आहार विहार, अच्छा व्यायाम की वजह से, या अपनी चेष्टा के द्वारा ये बढ़ती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली औषधियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो याद रखना, युक्तिकृत में अच्छा आहार विहार आ जाएगा और अच्छी औषधि आ जाएगी। ठीक है, मान लो आप अच्छे अच्छे रसायनों का सेवन कर रहे हो, या फिर हम इम्यूनिटी वर्धक या फिर व्याधि क्षमता वर्धक औषधियों का सेवन कर रहे हो, रसायनों का सेवन कर रहे हो, अच्छा आहार खा रहे हो, व्यायाम कर रहे हो ताकि आप अपने शरीर को मजबूत कर रहे हो, तो ये कैसी इम्यूनिटी है सारी? ये हमारी व्याधि बल विरोधी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। फिर आता है व्याधि उत्पादक, मतलब जो नेचुरली होती है, यह व्याधि को उत्पन्न नहीं होने देती है, इसे सहज बल कहते हैं। ठीक है, मतलब सहज बल मतलब जो आपके माता पिता से जो आई होती है इम्यूनिटी वो वाली, यह स्वाभाविक रूप से ही जन्मजात से मिलती है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो प्राकृतिक श्लेष्म होता है उसको हम बल के नाम से जानते हैं। देखो, दो चीज़ होती है, अगर प्राकृतिक कफ या प्राकृतिक श्लेष्म में क्या होता है? बल होता है, और जबकि जो विकृत कफ होता है उसे हम मल कहते हैं। तो बल और मल दोनों याद रखना। अगर ये जो श्लेष्म है या जो कफ है ये प्राकृतिक है तो बल देने का काम करेगा, और यदि ये विकृत अवस्था में है तो ये मल की उत्पत्ति करता है। अब ये जो प्राकृतिक श्लेष्म या जो बल है वो तीन प्रकार का होता है, एक सहज बल, एक कालज बल, एक युक्तिकृत बल।
अब सहज बल के अंदर शारीरिक और मानसिक आ जाता है, ठीक है। और कालज बल के अंदर ऋतु के अनुसार आता है कि आप भाई ऋतु के अनुसार कि आप में कितना बल होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते थे ना ऋतु के अंदर कि शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में बहुत अधिक बल होता है, जबकि वर्षा ऋतु में मध्य बल होता है। और जो वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु होती है उनके अंदर बल कम होता है, ठीक है। फिर आता है युक्तिकृत। अब युक्तिकृत में मतलब ये है कि आपने योग अभ्यास करके आपको बल को बढ़ा रहे हो, अच्छे आहार विहार से या व्यायाम से अपने बल को बढ़ा रहे हो। अब ऋतु वाले को देखते देखो, ऋतु विभाग या व्यय विभाग। अब ऋतु के अंदर भी क्या है कि जो उत्तरायण है, दक्षिणायन है, उत्तरायण इनको अदन काल बोलते हैं, दक्षिणायन विसर्ग काल बोलते हैं, या व्यय विभाग मतलब एज के अनुसार, ठीक है। अगर आप बालक अवस्था में थोड़ा बल कम होता है, युवा अवस्था में ज़्यादा होता है, वृद्ध अवस्था में सबसे कम बल होता है, ठीक। सबसे पहले हम इसमें सहज बल की बात करते हैं। सहज बल को हम रिलेट करते हैं कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी से, ठीक है। सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर तथा मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होती है, मतलब ऐसा बल जो आपको जन्म से उत्पन्न होता है। कहते हैं ना यार, ये कुछ व्यक्ति मतलब उसके जेनेटिक अच्छे होते हैं, किसकी जेनेटिक की वजह से इसमें कुछ नेचुरल पावर है, तो वो वाली बात है, जन्म से उत्पन्न। कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही बलवान होते हैं और कुछ दुर्बल होते हैं, ठीक है। कि आपने कहते हैं जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड है या फिर कोरिया साइड के जो कोरिया नहीं मतलब जो ब्लैक पर्सन होते हैं ना, जिनको ब्लैक पर्सन होते हैं, तो वो ब्लैक पर्सन में क्या होते हैं, इनके जेनेटिक बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें पावर भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये हमारा सहज बल है वो भी 3 प्रकार का हो सकता है, बाल, मध्य और जीन। मतलब ये जो बालकों में होता है ये सुकुमार होते हैं, कले सहने में असमर्थ होते हैं और संपूर्ण बल का ना होना, अधिक व्याधि उत्पन्न होती है इनके अंदर। मध्यम के अंदर क्या होती है, मध्यम के अंदर व्याधि क्षमता मैक्सिमम होती है, मनुष्य को कम व्याधियाँ होती है, ठीक है। और जीन अवस्था में जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये धातु या इंद्रिया को बल छीन होने लगता है। तो यानी कि सहज बल एज के अनुसार बताई गई है कि जब बालक रहता है तो वो सुकुमार रहते हैं, कलेश को सहने में असमर्थ होते हैं, संपूर्ण बल का नहीं होता है उस टाइम पे, धीरे 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 करके बल ज़्यादा होता है मध्य अवस्था में, तो यानी व्याधि क्षमता मैक्सिमम रहती है, इसमें सबसे कम आपको रोग उत्पन्न होते हैं। और जैसे जैसे आप बूढ़े होते चले जाते हो तो आपको रोग ज़्यादा होते चले जाते हैं। या फिर इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी से टी हेल्पर सेल से, कि जैसे जैसे अगर आप बड़े होते चले जाते हो, जो आपकी थाइमस जो ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड वो छोटी होती चली जाती है, और ये छोटी होने की वजह से आपकी जो टी सेल इम्यूनिटी सेल्स इम्यूनिटी होती है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो रोग क्षमता पावर है वो भी कम होती चली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कालज बल की। देखो कालज में मैंने आपको बताया कि ये जो 2 काल होते हैं, एक आदन काल होता है, एक विसर्ग काल होता है। ये आदन काल की 3 ऋतु होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। और विसर्ग काल की 3 ऋतु होती है, वर्षा, शरद और हेमंत। अब ग्रीष्म और वर्षा के अंदर सबसे कम बल होता है, बसंत और शरद के अंदर मध्यम बल होता है, शिशिर और हेमंत के अंदर श्रेष्ठ बल होता है। ये आप खुद भी प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। ठंडियों का मौसम आता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बल रहता है। जैसे गर्मी आती है तो आपकी पूरी बॉडी का बल बिल्कुल कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं युक्तिकृत बल की। तो युक्तिकृत बल में आहार, विहार, योग। अगर आप घी का सेवन करोगे, मांस का सेवन करोगे, इनका ग्रहण करोगे तो आप में बल ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही रहेगा। विहार यानी अगर आप बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो मसल्स में पावर रहेगी। योग करोगे तो योग में रसायन आ जाते हैं, बाजी करना आ जाते हैं। देखो योग का मतलब केवल ये नहीं है आसन वगैरह, योग का मतलब शारीरिक, मानसिक और अच्छे आहार विहार का सेवन, बहुत सारी चीज़। योग एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाले कारक। देखो अब व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाले कारक बताया गया। अहितकर आहार का सेवन करने से दोष दूषित होकर कभी कभी अनेक व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं, तो कभी कभी किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं करते। व्याधि का होना अथवा ना होना व्याधि क्षमता पर निर्भर ही करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि जैसे कभी कभी आप अहितकर आहार के सेवन करने की वजह से आपको व्याधियाँ हो जाती है, और कभी कभी अहितकर आहार का सेवन करने की वजह से आपको व्याधियाँ नहीं होती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी व्याधि क्षमता पे, यानी आपकी इम्यूनिटी पे। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रोग कम देखने को मिलेंगे अहितकर आहार की वजह से। और आपकी इम्यूनिटी कम है तो अहितकर आहार की वजह से सेवन करने से आपको रोग उत्पन्न हो सकते हैं। या फिर दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर जो अहितकर आहार सेवन कर रहे हो वो तुल्य दोष वाला ना हो, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है जो आप अहितकर आहार का सेवन कर रहे हो उसकी जो पोटेंशियल वो इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है। जैसे मान लो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है और आप पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हो, लेकिन पित्त जो आप खा रहे हो ना, पित्तवर्धक आहार जो आप खा रहे हो उसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा पित्त को नहीं बढ़ाएगा। जैसे मरीच हो गया, या फिर या जीरा मरीच हो गया, या एक और उष्ण चीज़ ले लो, ठीक है, जैसे मरीच हो गया, लहसुन हो गया, तो ये मतलब इतना नहीं है। जैसे मान लो मरीच ज़्यादा पित्त को बढ़ाती है, लहसुन उतना पित्त को नहीं बढ़ाता है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए इस तरह से। फिर आता है बल वृद्धिकर भाव। तो बल वृद्धिकर भाव में क्या होता है
कि मतलब बल को प्रतिकर, जैसे एक जैसे देश में जन्म होना, जैसे सिंध पंजाब आदि जहाँ के लोग जन्मजात से बलवान होते हैं। तो कुछ यहाँ पर फैक्टर बताए हैं जो कि बल प्रतिकर भाव के होते हैं। जैसे कि मान लो कुछ ऐसे यहाँ पर देश होते हैं जैसे जिनमें जो लोग, जैसे सिंध और पंजाब के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, मतलब जन्मजात से बलवान होते हैं। ठीक है, ऐसे कुल में जन्म लेने वाले जिस कुल के ये लोग स्वभावतः बलशाली होते हैं, मतलब वह या फैमिली वाली बात आ गई। ठीक है, ऐसे काल में जन्म होना जो हेमंत और शिशुर, मतलब जिन भी बच्चों का जो जन्म है वो हेमंत और शिशुर में होता है, हेमंत और शिशिर में होता है, तो ऐसे काल में स्वभावतः ही बल ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कफ दोष की प्रधानता होती है और प्राकृतिक कफ किसका होता है? बल का होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है बीज या शुक्र तथा आर्तव और क्षेत्र के उत्तम गुणों से युक्त होता है। मतलब वही है कि अगर अच्छा शुक्र होगा, अच्छा स्पर्म यानी अच्छा स्पर्म और अच्छा ओवम होगा और अच्छे यूटेरस हो। अच्छा यूटेरस का मतलब ये है कि वहाँ पर जब गर्भाशय के अंदर होगा गर्भ, तो अच्छे से उसका पोषण किया जाए, यानी अच्छे माता को आहार का सेवन करा जाए। उत्तम आहार का सेवन करना, शरीर के सुसंगत होना, मन के उत्तम गुणों से युक्त होना और चिंता युक्त होना और मुक्त प्रसन्न रहना, बल और बल कारक भाग्य का होना, युवावस्था होना और व्यवहार, ये सारे फैक्टर होते हैं बल वृद्धि का भाव के। ठीक है, फिर आते हैं व्याधि क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो पहले ऐसे फैक्टर बताए थे जो आपको यहाँ पर बल को बढ़ाने वाले होते हैं, फिर कुछ ऐसे फैक्टर है जो इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे होता है मर्म उपघाती, जैसे प्राणायतन के अतिरिक्त देखो 10 प्राणायतन होते हैं या फिर 10 प्राणायतन भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 12 प्राणायतन, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 10 प्राणायतन। ठीक है, तो प्राणायतन के अतिरिक्त अन्य मर्मों पर आघात से उत्पन्न व्याधि हो गई अधिक कष्टकारी उत्पन्न होती है। मतलब अगर मर्म पर उपघात होता है, मर्म पे अगर आपको इंजरी होती है तो वहाँ से वो इम्यूनिटी को अफेक्ट कर सकती है। प्राणायतन में क्या है कि 10 प्राणायतन में अधिष्ट व्याधि रोगों के लिए अधिक कष्टकारी होती है। अगर 10 प्राणायतन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर देना, ठीक है, तो ताकि मैं आपको यहाँ पर 10 प्राणायतन नाम बता सकूँ। वैसे तो पता होंगे आपको, मेरे जो लगता है मेरे को। ठीक है, वैसे तो आपने ये जो 10 प्राणायतन में वहाँ पर भी पढ़े होंगे, जिसके अंदर चरक संहिता के अंदर। ठीक है, जिसमें चलो बता ही देता हूँ। वैसे तो त्रिमर्म आता है, फिर आपने ऐसे करा होगा KGORS करके करा होगा। ठीक है, कंठ होता है, गुदा होता है, ओज होता है, ठीक है, रक्त होता है, संधि होती है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आपको 10 के नाम बताने, यहाँ पर 10 प्राणायाम के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कष्टतम, यानी वह व्याधि इसमें अधिक कष्ट होता है। मतलब ऐसी व्याधि हो रही जो ज़्यादा अधिक कष्ट हो रहा है, तो वह असाध्य रोग से पीड़ित हो, ऐसे रोगी में व्याधि सहन क्षमता अधिक नहीं होती है। फिर क्षिप्रकारी हो, मतलब जो विपाक निदानों के सेवन से शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती है। मतलब क्षिप्रकारी मतलब बहुत तेज़ी से उत्पन्न होने वाली व्याधि। इस प्रकार के शीघ्र व्याधियों के लिए भी रोग प्रतिरोध क्षमता अल्प होती है। देखो वैसे भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज होती है जो बहुत जल्दी उत्पन्न हो रही है, बहुत जल्दी फैल रही है, तो वहाँ पर इतनी इम्यूनिटी का आपका रोल नहीं होगा, तो वो इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करती है। देन उसके बाद दोषों के आधार पर 2 या 2 से अधिक दोषों के संयोग से उत्पन्न व्याधि के रोगी को अधिक कष्ट होता है। भाई वह मैं आपको पहले बता सकूँ, अगर एक दोष से अगर व्याधि हो रही तो वो साध्य है, अगर 2 दोष मिल रहे हैं तो कष्ट साध्य है, 3 दोष मिल रहे तो असाध्य है। और विरुद्ध उपक्रम मतलब कह रहा है जैसे पित्तज पर में मेद के साथ दुष्ट होने के कारण, मतलब जो पित्तज पर में मेद के साथ दुष्ट होने के कारण विरुद्ध उपक्रमी होता है। देखो जैसे आपने यहाँ पर इसमें आम प्रदोषज के बारे में पढ़ाई होगा यहाँ पर, कि वो भी क्या था, विरुद्ध उपक्रम था, आम दोषज जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आम दोषज नहीं, सॉरी, आम विष मैंने आपको बताया था। इसी तरह आपको आम विष बताया था कि जब भी आप शीत चिकित्सा करते हो तो विष तो कम हो जाता है लेकिन आम बढ़ जाता है, और विष चिकित्सा करते हो आम कम हो जाता है लेकिन विष बढ़ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर ये है ना, ये पित्तपर्म है, तो पित्तपर्म और मेद के साथ डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो भी विरुद्ध उपक्रम की तरह है। जैसे अगर हम यहाँ पर मधुर चिकित्सा करते हैं तो पित्त को तो कम कर देगा लेकिन मेद को बढ़ा देगा, कटु चिकित्सा करते हैं तो कह रहा पित्त को बढ़ा देगा, मेद को कम कर देगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। देन उसके बाद गंभीर अनुकूल, मतलब कुछ ऐसी गंभीर धातुगत व्याधि के कारण रोगी को अधिक कष्ट होता है। मतलब कुछ ऐसे जो रोग होते हैं वो आपकी धातु में छीन हो जाते, लिप्त हो जाते हैं बिल्कुल, या फिर जिनका शरीर अति स्थूल हो, मतलब जो मोटे ज़्यादा हो, ज़्यादा पतले हो, और जिनके शरीर में मांस रक्त अस्थियाँ सुसंगठित ना हो, जो दुर्बल हो, और जिनका शरीर अधिकतर आहार से पतला हो, वो वेग को रोकने में असमर्थ हो। ये सारे व्यक्ति कैसे होते हैं, इन इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं ओज के बारे में। तो ओज की उत्पत्ति के बारे में,
तो ओज शरीर के उत्तम रूप से धारण करने में एवं जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। तो क्या बताया गया है कि ओज शरीर को धारण करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जीवन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ आचार्य बताते हैं जो ओज है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं का सारा भाग होता है। कुछ आचार्य बताते हैं कि ये शरीर का जो बल होता है ओज, कुछ आचार्य बताते हैं शुक्र का मल होता है। तो वही हमें बातें देखनी है। जैसे आचार्य सुश्रुत कहते हैं जो ओज होता है वो शरीर का बल होता है। आचार्य चरक कहते हैं सारे धातुओं का सार होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र प्राणायातों में उत्तम होता है। जो 10 प्राणायातन मैंने बताए थे, ठीक है, इनके अंदर जो ओज होता है वो कैसा होता है, उत्तम होता है, ठीक है। और प्राकृतिक श्लेष्म होता है, यानी ओज को क्या बोला गया है कि प्राकृतिक श्लेष्म होता है, यानी प्राकृतिक कफ होता है। और इसको हम रिलेट करते हैं बल को, और बल से हम रिलेट करते हैं ओज को। आचार्य भागवत बताते हैं शुक्र का मल, ठीक है, थोड़ा सा देख लेने से शुक्र का मल। और आचार्य षडंग बताते हैं शुक्र धातु की धातु होती है। डलम बताते हैं शुक्र का स्नेह होता है। और आचार्य चक्रपाणी होते हैं 8वीं, आचार्य चक्रपाणी ने इसको 8वीं धातु के नाम से ही जाना गया था, ठीक है। देन इसका एक श्लोक आता है फिर ओज का तत्रस अधिनाम शुक्रानांत धातु नाम यह तत् तेजस्वत, मतलब जो ये रसादि नाम धातु है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जाके बनती है। तो इस तरह से ये धातु का क्रम होता है। और जो इन धातुओं का जो तेज रूप होता है, मतलब तेज रूप होता है, ठीक है, ये वाला एंड खलबो ओज तेजस, उन इन धातुओं के जो रस से रक्त, रस से में जो तेज रूप होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, ओज कह रहे हैं यहाँ पर। एंड बलम इत्युच्यते सव्य शास्त्रम सिद्धांत, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शास्त्र है, मतलब शास्त्र में तो इसको बल के नाम से भी हम जानते हैं। तो रस आदि तथा शुक्रांत धातु को उत्कृष्ट सार भाग को, तो यही तो बताया था मैंने भी कि जो रस, रक्त आदि मांस, इन सभी का जो शुक्र, इन सभी का जो उत्कृष्ट सार भाग है, इनका जो सार भाग है, ठीक है, या उनका जो तेज है, इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ओज कहते हैं। तो शास्त्र की परिभाषा के उसी का दूसरा नाम बल है। और शास्त्र में इसी का कह रहा हूँ, ओज का दूसरा नाम क्या होता है, बल होता है। आचार्य चक्र ने शरीर का बल या प्राकृतिक श्लेष्म की संज्ञा दी गई है। ओज को क्या माना है कि शरीर प्राकृतिक श्लेष्म को माना, याद रखना प्राकृतिक श्लेष्म क्या होता है, कफ। तो इसी कफ को ही क्या रिलेट करा गया है, ओज से रिलेट किया गया है। फिर ओज के क्षय के निदान किया है कि अगर आप ओज का क्षय क्यों हो रहा है, या तो आप बहुत, या तो कोई इंजरी हो गई, या क्रोध, शौक, परिश्रम, धातु का क्षय हो गया, चिंता, शौक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अब आचार्य चरक ने ओज के 2 भेद बताए गए हैं, प्राकृतिक और विकृत। प्राकृतिक में ओज, बल और श्लेष्म को भी बताया गया है, विकृत में मल और पापमा बताया गया है। देन इसके बाद कह रहा है कि ओज, आचार्य चक्रपाणी ने ओज के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक परोज, एक अपरोज। जो परोज होता है वो हमारे हृदय में स्थित होता है, इसका जो परिमाण होता है वो 8 बूंद होता है। अपरोज का जो स्थान होता है वो सारे शरीर में होता है, यानी ये हमारी धमनियों में होता है और धमनियों से सारे शरीर में व्याप्त रहता है। और अपरोज का जो प्रमाण बताया गया है वो एक प्रसरित बताया गया है, यानी कि अर्धांजलि बताया गया है। अब इसके कुछ यहाँ पर स्वरूप के बारे में बताया गया है। सर्पी वर्ण, यानी ओज जो होता है वो घृत के जैसे वर्ण का होता है। मधुर रस, रस जो होता है वो उसका मीठा होता है। लाजा गंती पर जाते हैं, और यहाँ पर जो इसके स्मेल होती है वो लाजा, लाजा के समान की तरह होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ओज दृष्टि के प्रकार देखो, यहाँ पर 2 ओज होते हैं, एक परोज, एक अपरोज। हमेशा जो क्षय होता है, एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो हमेशा जो क्षय होता है वो अपरोज का है, कि अपरोज के क्षय के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, कभी भी परोज के क्षय के लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। यदि परोज क्षय होता है तो आपकी सीधी मृत्यु हो जाएगी। अपरोज के क्षय के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ओज दृष्टि के प्रकार, पहला होता है ओज विस्तृंस। ओज विस्तृंस का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में है ना, जो ओज वो इधर उधर भागने लगा है, ठीक है। ओज का स्वस्थान में चलाने से होना संधि को, अब इधर उधर चलने लगा है तो क्या होगी, जो संधि है वो विश्लेषण कर जाएंगी, और जो दोष है वो भी इधर इधर अपने स्थान से भागने लग जाएंगे। अंग मर्द होगा, शारीरिक और मानसिक क्रिया को रुक जाना होगा, और गात्र शरण होगा। फिर आता है ओज व्याप्त। ओज व्याप्त का मतलब है कि अब ओज आपकी पूरी बॉडी में मूव नहीं कर रहा है, वो एक जगह इकट्ठा रह गया है, एक जगह ही है। तो इससे क्या होगा कि स्व स्थानों में स्थित ओज को दोषों का द्वारा दूषित हो जाना, मतलब जो स्व स्थान में जो यहाँ पर जो स्थित हो रहा है वहाँ पे दोषों का क्या द्वारा दूषित हो जाएंगे। अंगों में जड़ता आएगी, भारीपन आएगा, वाजन्य शौक होगा, वर्ण परिवर्तन होगा, गलानी, अति निंदा और आलस्य देखने को मिलेगा। फिर आता है ओज का क्षय। अगर ओज का क्षय कौन से ओज का, अपर ओज का, जो कि जिसका परिमाण अर्धांजलि था, अगर उसका क्षय होता है तो मूर्छा, मास्य, मोह, प्रलाप और अज्ञान और मृत्यु देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद एक चीज़ और बची है हमारी, जो कि होता है ओज क्षय की चिकित्सा। अब ओज क्षय की चिकित्सा क्या करनी है, देखो हमने क्या बताया था, वो कैसे बनना था, रस आदि निम्न धातु से बनना था, रस से रक्त, रक्त से मांस,
तो यहाँ पर आपको अच्छा आर रस देना होगा, सदा प्रसन्न रहना होगा, क्योंकि O6 के निदान क्या आते हैं भाई, गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके निदान थे, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना है। मनो अनुकूल आहार विहार का सेवन करना है, ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जो आपके मन के अनुकूल हो, क्योंकि जो मन के अनुकूल होगा वही तो आगे जाके अच्छे रसादी धातुओं का यहाँ पर वृद्धि करेगा। औज अनुकूल विशेष क्रियाओं द्वारा ओज का बढ़ाना, मधुर स्निग्ध शीत वीर्य लघु आहार गोदुग्ध मांस रस बल्य। देखो जो गोदुग्ध होता है वो सबसे बेस्ट रसन बताया आचार्य सुश्रुत ने। मांस रस होता है, बल्य होता है, जीवन निगम की औषधि आप यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि बल्ला काकोली, ठीक है। और ओज के वृद्धि के लक्षण क्या है कि शरीर में पुष्टि देखने को मिलेगी, बल मिलेगा, शौर्य मिलेगा, ठीक है। इनसे आप पता लगा सकते हो ओज की वृद्धि है 6। ओज का व्याधि क्षमता का संबंध क्या है, देखो आचार्य चक्रपाणी द्वारा बताया गया व्याधि क्षमता के भेदों का ओज होता बल के समरूप माना गया। देखो जैसे मैंने 2 वेद बताए थे यहाँ पर व्याधि क्षमता में, एक व्याधि बल विरोधी, एक व्याधि उत्पादक प्रतिबंध। इसको हम ओज से रिलेट करते हैं और व्याधि उत्पादक प्रतिबंध को बल से रिलेट करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इतना ध्यान रखना कि व्याधि क्षमता ज़्यादा होगा फिर ओज ज़्यादा होगा, ओज ज़्यादा है तो आपकी व्याधि क्षमता भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर आचार्य ढलन से ओज शब्द के अनेक अर्थों का ग्रहण किया जा सकता है। आचार्य ढलन ने कहा है कि जो ओज है उससे आप प्राकृतिक श्लेष में रिलेट कर सकते हो, जैसे आचार्य चरक कहते थे, और इसको हम ओज से रस से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रस से ही तो कह रहे आगे जाके आपकी शुक्र धातु, शुक्र से आपकी ओज धातु की वृद्धि होगी। जीव शोणित यानी जीव शोणित रक्त स्त्राव होने से शरीर का बल क्षीण हो जाता है, जिससे अनंत मृत्यु होती है। ओज 6 के परिणाम स्वरूप लक्षण देखने को मिलते हैं। सर्व धातु का सार भी होता है। तो इस तरह से ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो अब मैं इसका एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो था हमारा व्याधि क्षमता। व्याधि क्षमता को हम इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं। अब इम्यूनिटी क्या होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसी को हम इम्यूनिटी या व्याधि क्षमता कहते हैं। अब ये होता क्या है कि कुछ अहितकर आहार विहार के सेवन करने से रोग हो जाता है, कुछ के सेवन करने से नहीं होता। उसके पीछे का फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो रोग नहीं होते, इम्यूनिटी कम होती है तो रोग हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि जो अहितकर आहार विहार आप सेवन कर रहे हो वो दोष के तुल्य नहीं होते हैं। दूसरा फिर जो व्याधि क्षमता वही एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनिशिएट, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको हम व्याधि बल विरोधी कह रहे हैं, वो कह रहा है कि आपको युक्तिकृत से बढ़ सकती है, अच्छे आहार विहार से बढ़ सकती है, अच्छी औषधियों से बढ़ सकती है। जबकि जो हमारी व्याधि उत्पादक प्रतिनिधि वो आपकी कॉन्जेनाइटल होती है, जितनी आपकी जन्म से उतनी ही आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है प्राकृतिक श्लेष्म, जिनको हम बल से रिलेट करते हैं। आचार्य चरक कहते हैं जो प्राकृतिक श्लेष्म होता है, प्राकृतिक कफ होता है उसे बल कहते हैं, और जो विकृत श्लेष्म होता है उसे मल कहते हैं। अब ये जो बल है या तो सहज बल होगा, कालज बल होगा, युक्तिकृत बल होगा, ठीक है। तो देखो बल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्यूनिटी से ही रिलेट आप कर लोगे। अब सहज बल शारीरिक बल होता है, मानसिक बल होता है, ठीक है। और यहाँ पर कालज बल के अंदर काल के अनुसार, सीजन के अनुसार बल होता है, ऋतु का विभाग व्यय अनुसार। और युक्तिकृत कह रहे युक्तिकृत में योग आहार और चेष्टाएं आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं पहले अपने शारीरिक और सहज बल की बात करते हैं। तो सहज बल में क्या होता है, देखो जो स्वाभाविक रूप से आता है, मतलब माता और पिता की वजह से जो संतान के अंदर जो बल आता है वो होता है सहज बल, ठीक है। शारीरिक भी आएगा और मानसिक भी आएगा। कालज बल क्या होता है, जो ऋतु के अनुसार होता है। जैसे मैंने बता दिया आपका कि जो शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में बल ज़्यादा होता है, ग्रीष्म वर्षा में कम होता है, बसंत और शरद में मध्यम बल होता है, ठीक है। अब ऋतु का विभाग मैंने यहाँ पर कर दिया। और व्यय के अनुसार होता है कि बालक अवस्था होगा तो बल इतना नहीं होगा, युवा अवस्था में ज़्यादा होगा, वृद्ध अवस्था में उससे कम होगा। फिर युक्तिकृत आता है, योग से आहार से और चेष्टा से आप अपने युक्तिकृत करके बल को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इतनी बात हमारी हो गई थी। देन उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पर कि जो व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाला कारण, मतलब व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाला कारण क्या है कि देखो अगर आप व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाला कारक, तो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी व्याधि क्षमता ज़्यादा होगी तो व्याधि क्षमता ज़्यादा होगी तो आपको रोग उत्पत्ति नहीं होगी। बल वृद्धि का भाव की बात करे थे, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे प्लेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ पर मतलब पहले से बल ज़्यादा रहता हो, ठीक है। या फिर जैसा आप कह सकते हैं कुछ ऐसे पुल हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी ऋतुएँ हो सकती है, उनमें ऋतु होने से बल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। या उत्तम आहार विहार के सेवन से, या फिर क्या शुक्र और आर्तव की वजह से, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। फिर कुछ यहाँ पर ऐसे फैक्टर थे जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहे थे, जिसमें मरोघात आते हैं, आपके दुष्प्राणायतन आ जाते हैं। और 10 प्राणायतन के अंदर में मेनली आपका ओज ही होता है, कष्टतम होता है, 6 प्रकार होते हैं, दोष के आधार पर विरुद्ध उपक्रम और गंभीर अनुरोध आपने यहाँ पर देख लिया था। देन उसके बाद हमने बात करी थी ओज की उत्पत्ति की।
देखो अलग अलग आचार्य अलग अलग तरीके से ओज की उत्पत्ति माने। सबसे बेस्ट आचार्य चरक कहते हैं सारी धातु का सार होता है, और ओज जो होता है 10 प्राणातों में उत्तम होता है और प्राकृतिक श्लेष में होता है। और ये एक श्लोक को आपको लर्न करना है। उन्होंने बताया कि तत्र रसादिनाम, तत्र रसादिनाम, देखो रस आदि का मतलब होता है कि यहाँ पर रस रक्त मांस मेद, तो तत्र रसादिनाम शुक्रानंतम धातुनाम यतन परम तेजसत, मतलब जो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से वेद, में से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से आगे जाके यहाँ पर ओज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब इन धातुओं को जो सार भाग होता है, तेज भाग होता है, उन्हें वही सब सारे मिला कर ही कह रहा है कि शुक्र ओज की उत्पत्ति करते हैं। और ओज का जो दूसरा नाम है हमारे शास्त्रों में वो बल के नाम से जाना जाता है। वो 6 क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं पित्त की वजह से, याद रखना पित्त की वजह से 6। पित्त क्यों बढ़ रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हो, शौक कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, निर्जनता भोग कर रहे हो, और धातु 6 विकास से भी यहाँ पर उसका 6 होता है। ठीक है, इतनी बात हमारी हो चुकी थी। ओज के 2 भेद होते हैं, परोज और अपरोज। परोज देखो, परोज का स्थान हृदय में होता है और 8 बिंदु होता है। अगर परोज का 6 होता है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अपरोज का कह रहा है पूरे शरीर में होता है, धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। इसका जो प्रमाण होता है अर्धांजलि या 1 वर्षित होता है। इसके स्वरूप के बारे में बात करें तो वर्ण घृत के समान होता है, गंध लाजा के समान, रस मधु के समान होता है। अब यहाँ पर ओज दृष्टि के प्रकार 3 होते हैं, ओज विस्तृंस, ओज व्याप्त और ओज 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओज विस्तृंस के अंदर क्या होता है कि आपका जो ओज है वो इधर इधर घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स है, संधि है, वो विश्लेषित कर जाती है, दोष भी इधर इधर घूमने लग जाते हैं, और जो शारीरिक मानसिक क्रियाएं उनमें भी रुक जाएंगी, गात्र शोधन हो जाएगा। ओज व्याप्त, ओज मतलब एक स्थान पर रुक जाता है। जब ओज एक स्थान पर रुक जाता है तो दोष वहाँ पर आके उसको प्रकोपित करते हैं, दूषित करते हैं, और बहुत सारे प्रकार के रोग यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। ओज 6 के लक्षण में कौन सा, अपरोज के 6 के लक्षण मूर्छा, मात्सर्य, मोह, प्रलाप, अज्ञान और मृत्यु देखने को ये मिल जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद इसकी चिकित्सा क्या करनी है, सदैव प्रसन्न रहना है, मनोकुल आहार का सेवन करना है, और ओज के अनुकूल आहार का सेवन करना है। मधुर, स्निग्ध, शीतवीर्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मधुर आहार का, स्निग्ध आहार का, और शीतवीर्य का, और लघु आहार का, गोदूग्ध का, मांसरस का, बल्लिया, जीवन का सेवन करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे चैप्टर कल कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।